नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में चर्चा किए हुए थे गुड गवर्नेंस को लेकर के, तो गुड गवर्नेंस का जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट थे वो सारे टॉपिक को हमने कवर किया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उसके बाद का जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उन चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितना भी हम टॉपिक कवर करवा रहे हैं सिलेबस के माध्यम से, आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से, आप ऑनलाइन सोर्स हो या ऑफलाइन सोर्स हो या पहले से आपके पास कोई मटेरियल्स पड़े हों, तो उससे आप अपना सिलेबस को कवर करते हुए चलें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा मेंस के लिए। और आपका नोट्स के बाद आपको प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता है, और साथ ही साथ में उन सारे नोट्स को पढ़ करके एक आपको प्लुरिस्टिक थिंकिंग और एक कम्प्रिहेंसिव डेवलप करने पड़ेगा अपने आप में, ताकि आप एग्ज़ाम को फ्रेम कर सकें। आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार होने के लिए आपको फ्रेमिंग आना बहुत ज़रूरी है, और सारे चीज़ों को इम्पोर्टेंट दे करके चलना है। तो टाइम का ध्यान में रखते हुए अभी से सारे चीज़ को आप मेहनत करते हुए चलिए, क्योंकि समय के साथ अगर आप मेहनत करते चल रहे हैं तो आपका जो बर्डन है थोड़ा कम होता जाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जितने भी सिलेबस मैंने करवाया है सारे सब्जेक्ट का, उसको आप बाकायदा लिख लीजिए A4 साइज़ में, और अपने जहाँ पे स्टडी टेबल है वहाँ पे चिपका लीजिए कि ये सारे सिलेबस हमें पढ़ने हैं, सारे कवर करने हैं। चाहे आप कोई भी मटेरियल से, कोई भी सोर्स से आप कवर कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट द मैटर डज आप कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर है। तो सिलेबस की चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आप गुड गवर्नेंस का जेपीएससी को लेकर के। या इवन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ये हर एक पीसीएस एग्जाम के लिए सारा टॉपिक ये कवर होता चलेगा। तो देखते हैं हम लोग, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर तक देख चुके थे। अब 8 चैप्टर जो है हमारा, वह है हमारा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में हमारा सिविल सर्विस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, और किस तरह से ये अपना रोल अदा करता है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है उसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर सिविल सर्विस, सिविल सर्विस के लिए या सिविल सर्विस की आवश्यकता क्यों है ना, या फिर उसके लिए क्या क्या चीज़ों का जरूरत है। डिफरेंट रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस के कौन कौन से डिफरेंट अलग अलग रोल हैं, लॉ मेकिंग में क्या इसका भूमिका है उसके बारे में देखना है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आप जानते ही हैं कि जितने डीएसपी एसपी या फिर जितने भी आईएएस आईपीएस बनते हैं, वे भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए पॉलिसी, लॉ को ही, एक्ट को ही वो क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, वो लागू करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इवोल्यूशन, इसमें किस तरह से रोल है सिविल सर्विस का इन डेमोक्रेसी में, उसके बारे में देखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी के अंदर में, सिविल सर्विस एज प्रोटेक्टर, क्या चीज़ का प्रोटेक्टर बता रहा है, डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी लोकतंत्र का प्रोटेक्टर के रूप में सिविल सर्विस है या नहीं है, इसके बारे में आपको एकदम बिल्कुल बाकायदा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ते रहिए आप लोग हर चीज़ को। आगे क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ में जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो भाषा के आधार पर जिनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है और जिनको रिलीजियस के आधार पर माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में सिविल सर्विस का कितना बड़ा रोल है, भूमिका है, इसके बारे में भी जानना आपको है। गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने के लिए इन सारी चीज़ों को आपको जानने की बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू प्रोमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ किस तरह से ये इसमें प्रमोट करते हैं इस चीज़ों को, और इंक्लूसिव अन्य सारी चीज़ों को कैसे एक प्रकार से जोड़ करके ये सर्विस चलती है, उसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जो 9th नंबर जो चैप्टर है हमारा, वो है हमारा प्रेशर ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर ग्रुप। देखिए प्रेशर ग्रुप बोल रहा है, प्रेशर ग्रुप में क्या बोल रहा है, प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी में प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे अन्ना हजारे इतना बड़ा मूवमेंट लेकर के आए थे, और वो देख रहे होंगे कि पॉलिटी में किस तरह से, राजनीति में किस तरह से दबदबा बना करके वो बिल को पारित करवाएं। देखिए प्रेशर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है पार्टी को खड़ा करना। देखिए प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे सलमान खान का कोई फैन ग्रुप है तो वह एक प्रकार से इंटरेस्ट ग्रुप है, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप का कभी ये मोटिव नहीं होता है कि उन्हें पार्टी में खड़ा होना है। और प्रेशर ग्रुप का भी ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो पार्टी में खड़ा होना, या फिर एसोसिएशन, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल एसोसिएशंस बनाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कोई कॉमर्शियल पर्पस वाले लोग सारा अपना, या फिर टीचर्स वाले लोग, या फिर कोई एक कम्युनिटी बना करके अपना फॉर्मल एसोसिएशंस बना करके, उसका क्या रोल है चीज़ों में। जैसे अभी आप देख रहे होंगे आप किसान प्रोटेस्ट वगैरह, तो इन लोग एसोसिएशंस हैं, इन सब चीज़ों को भी आपको देखना है। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हम समझना है कि प्रेशर ग्रुप क्या है, प्रेशर ग्रुप में जानना है प्रेशर ग्रुप के टाइप्स कौन कौन से हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप, आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है।
फिर है हमारा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी क्या। देखिए प्रेशर ग्रुप के पास भी भीड़ होती है और पॉलिटिकल पार्टी के पास भी भीड़ होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेशर ग्रुप का कतई मतलब नहीं होता है कि वो पार्टी में इलेक्शन लड़े, उनका होता है कि अपना प्रेशर, अपनी बात को सरकार को मनवाना, सही चीज़ों को पॉलिसियों में संशोधन करवाना, इन सब चीज़ों का। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है किसी भी तरह से सत्ता में आना, अपने इस्टेब्लिश करना। तो इन सब चीज़ों को जानने की जरूरत है कि आखिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है, या प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप में क्या डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, आपको इनके बारे में भी जानने का जरूरत है। जब जान जाएंगे आप तो मेंस के जब फ्रेमिंग करेंगे, मेंस जब राइटिंग करेंगे तो आपका ये बहुत उपयोग होगा आपका मेंस के लिए भी। आगे क्या बोलता है कि इवोल्यूशन ऑफ प्रेशर ग्रुप रोल, इनके रोल को इवोल्यूशन करना है। आप अन्ना हजारे वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे क्या है कि अपॉइंटमेंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास तीन तरह के बॉडी है, तीन चार तरह के बॉडी है, लेकिन हम मुख्य रूप से तीन को देखते हैं। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, एक हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, और एक अदर बॉडीज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम उस बॉडी को बोलते हैं जो डायरेक्ट हमारा संविधान के आर्टिकल से डिफाइंड हुआ, जो हमारा बॉडी है जिसका मेंशन हमारा आर्टिकल में है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कैग के बारे में दिया है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे तो आपको कैग के बारे में पढ़ना है। तो कैग का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनके चेयरमैन वगैरह का, इनके कंपोजिशन में कौन कौन होते हैं, इनके बारे में जानना है। इनका फंक्शंस क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कैग का, इनके पावर क्या है, प्रिविलेज क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंट एक्ट, और पार्लियामेंट के कौन कौन से डिफरेंट एक्ट के तहत कैग को और भी पावर्स दिया गया है, या फिर और उनको कैसे डाइल्यूट किया जाता है पावर को, इन सारी चीज़ों को जानने की जरूरत है। नेक्स्ट में है इसी में अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन को लेकर के। इलेक्शन कमीशन भी जो हमारा है वह भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्पष्ट ये बात मेंशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना, इसका भी कंपोजिशंस के बारे में देखना है, इनके फंक्शंस के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, पावर, प्रिविलेजेस है ना, और पार्लियामेंट एक्ट के तहत इनको क्या क्या चीज़ें दिया जा रहा है पावर के रूप में, उनके बारे में देखना है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, उनका भी प्रोसेस क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पावर क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, और पार्लियामेंट के तहत इनको कौन कौन से और भी चीज़ें प्रोवाइड किया गया है और किस तरह से डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में जानना है, इनका फंक्शंस को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, पावर, प्रिविलेज, और फिर पार्लियामेंट के तहत इनको कौन कौन से सुविधाएं और भी दिए गए हैं, इसके बारे में भी देखना है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफरेंट एक्ट बाय द पार्लियामेंट। लास्ट जो है इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, NCSC, NCST, ये दोनों बॉडी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका रोल क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी जानना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बाद हम देखते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी हम बोल सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाए गए जो बॉडी होते हैं उनका रेगुलेटरी बॉडी भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी, जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब है अर्ध न्यायिक शक्ति वाला बॉडी। अर्ध न्यायिक शक्ति वाला बॉडी जैसे मान लीजिए NGT हो गया, ट्रे हो गया, कैग हो गया, सॉरी कैग नहीं आपका CAG हो गया है ना, CAT हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं है ना, एपिलेट ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी में जैसे हमारा सेबी है, जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CVC है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग कमीशन जिसका नाम अभी बदल करके रखा गया है नीति आयोग, जिसको बोलो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा NDC है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा PMO का है। PMO में हमारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में जानना है, जोनल काउंसिल के बारे में जानना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई के बारे में जानना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA IRDA जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल
कमीशन, आखिर जो कस्टमर के साथ कभी भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारा ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जो बॉडी बनाया गया उसे पढ़ना है, ट्रिब्यूनल्स पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया एनजीटी के बारे में पढ़ना है, ट्रैक के बारे में पढ़ना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो भी हमारा ट्रिब्यूनल्स है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके बारे में देखना है। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हमारा बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरबीआई, इन सब चीज़ों को कवर करना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्शन के बारे में पढ़ना है, इंडिया में इलेक्शंस के बारे में। तो इसमें साइलेंट फीचर्स पढ़ना है, हमारे आरपी एक्ट के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। नेक्स्ट जो है आरपी एक्ट 1951, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आखिर चुनाव में क्या क्या आपको जैसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी और मेंस में पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग या चुनाव में जो हमारे चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद जो पॉलिटिक्स में जितने भी क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है उसके बारे में, नेगेटिव एंड न्यूट्रल वोटिंग कैसे क्या हो सकता है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के टाइम में स्टेट फंडिंग जो होता है उसके बारे में, इरेगुलरिटीज़ ऑफ पॉलिसीज़ का अच्छे तरीके से नहीं हो पाना, इरेगुलरिटी हो जाना, उसके बारे में। पोलिंग में जैसे मान लीजिए वोटिंग के टाइम में बहुत सारे ऐसे धांधली होने लगते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों को, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से लागू नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके बारे में, जो बड़े बड़े पार्टी उनके बारे में जानना है। पार्टी में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, प्रॉब्लम इन वर्किंग ऑफ द पार्टीज़ के वर्किंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्रिटिसिज्म एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है रिफॉर्म इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, आखिर पार्टी सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म होने की जरूरत है। स्ट्रेंथिंग ऑफ एंटी करप्शन मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी करप्शन मेजर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या मेजर्स होने चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट जो है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था 9th नंबर चैप्टर में प्रेशर ग्रुप के बारे में। तो प्रेशर ग्रुप का टाइप्स यहाँ भी पढ़ना है। रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या इसका भूमिका है। फंक्शन एंड प्रेशर ग्रुप, इसके क्या क्या फंक्शन है। प्रेशर ग्रुप मेथड्स, प्रेशर ग्रुप एंड डेमोक्रेसी, इसके साथ भी कोरिलेट करके पढ़ना है। क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गुड गवर्नेंस का सारा टॉपिक हमने जिक्र किया हुआ है दोनों वीडियो में मिला करके। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, सारा टॉपिक को आपके माइंड में होना चाहिए। कभी भी आप कोई भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, इवन आप किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें गुड गवर्नेंस की टॉपिक है तो आपको इन सारे टॉपिक को कवर करने की आवश्यकता जरूर है। और मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी आज के ट्रेंड में जितने भी कमीशंस के एग्जाम हो रहे हैं उसमें गुड गवर्नेंस का लागू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले क्या होता था, स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी पढ़ करके लोग एग्जाम दे करके पास कर जाते थे, लेकिन आज के डेट में जितना भी एग्जाम हो रहा है आपका पबेड यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का होना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को टॉपिक को आप कवर करेंगे, सारा नोट्स बना लीजिए। मैं कोशिश करूंगा वीडियो में सारे टॉपिक का एक एक करके जिक्र करने का, अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल हो पाया तो मैं बाकायदा सारे टॉपिक का जिक्र करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।